द फाइनेस्ट आवर्स मूवी की शुरुआत में हमें नवंबर 1951 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वर्नी अपने दोस्त गस के साथ मैरियम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जब वो मैरियम को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर मैरियम भी उससे मिलकर काफी खुश होती है। डिनर के दौरान गस और मैरियम की फ्रेंड उन दोनों से बोट राइड करने की जिद करते हैं। हालांकि पहले तो मैरियम इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन फिर उन लोगों की जिद करने के बाद तैयार हो जाती है। फिर हमें 17 फरवरी 1952 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्नी और मैरियम डांस कर रहे होते हैं। मैरियम को डांस करना नहीं आ रहा था, इसीलिए बर्नी उसे डांस करना सिखाता है। तभी मैरियम अचानक से बर्नी से शादी के लिए पूछती है, जिससे वो बुरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे मना कर देता है। ये सुनकर मैरियम वहाँ से जाने लगती है। बर्नी भी उसके पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैरियम बहुत खुश होती है और शादी के लिए 16 अप्रैल की डेट डिसाइड करती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि बर्नी कोस्ट गार्ड के स्टेशन पर क्रू मैन है, इसीलिए उसे शादी के लिए रूल के मुताबिक अपने कमांडर से परमिशन लेनी होगी। फिर अगले सीन में हम समंदर में एक शिप को देखते हैं, जो कि एक ऑयल टैंकर होता है, जहाँ पर तूफान आने की वजह से शिप के टूटने का डर था। इसीलिए शिप में काम करने वाले लोग ये बात कैप्टन को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात सुनने के लिए मना कर देता है और उन्हें उसी रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग पॉप नाम के एक आदमी को चेक करने के लिए भेजते हैं। वो वापस लौटकर सीवर्ड नाम के एक इंजीनियर को बताता है कि पहले से ही क्रैक होने की वजह से इसी स्पीड में ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसीलिए हमें जहाज को हल्के करना होगा। यहाँ पर सी वर्ड कुछ कर पाता उससे पहले ही जहाज 2 भागों में टूट जाता है और वहाँ पर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। इसके बाद हम बर्नी को देखते हैं, जो ऑफिस में होता है। उसे पता चलता है कि एक ऑयल शिप के टूटने की खबर मिली है। इससे सारे लोगों से बचाने के लिए निकल गए हैं। हालांकि अब तक किसी को भी उस शिप के बारे में नहीं पता होता, जिसमें सी वर्ड भी मौजूद होता है। इसके बाद हम वापस से उसी शिप का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिप में मौजूद लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। शिप का कैप्टन कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा। इसके बाद वो लाइफ बोट यूज करने के लिए कहता है, लेकिन जहाज में मौजूद लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं। फिर ये बात पॉप सी वर्ड को बताता है कि तुम इस जहाज को हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, इसीलिए तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए। हालांकि पहले तो सी वर्ड इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं, जो लोगों से लाइफ बोट पानी में उतारने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉप और सीवर्ड पहुँचते हैं। यहाँ पर पॉप सीवर्ड की तरफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन सीवर्ड का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या सीवर्ड खुद बात नहीं कर सकता। इस पर वहाँ बैठा हुआ सीवर्ड बताता है कि हमारा जहाज 5 घंटे के अंदर पूरी तरह से डूब जाएगा, इसीलिए हमें इस जहाज को जितनी देर हो सके उतनी देर डूबने से बचाना चाहिए, जिसके लिए हम इसे रेत की पटरी पर चढ़ाकर रोक देंगे, जिससे हमें ढूंढ रहे लोग आसानी से ढूंढ लेंगे। और क्योंकि जहाज पूरी तरह से टूट चुका होता है, इसीलिए उसे चलाना नामुमकिन था। अब सीवर्ड उन लोगों से साथ देने के लिए कहता है और जहाज को मैन्युअली चलाकर रेत की पटरी तक लाने के लिए कहता है। इसके लिए वो उन लोगों को अपना डिजाइन भी समझाता है, जिससे शिप में मौजूद सब लोग मिलकर उस शिप को आसानी से चला सकते हैं। फिर कैप्टन के मना करने के बावजूद सीवर्ड के साथ कुछ लोग उसके प्लान पर काम करने लगते हैं। तभी पॉप सीवर्ड को बताता है कि कैप्टन कुछ लोगों के साथ लाइफ बोट पानी में उतारने वाला है। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर ऊपर पहुंचता है। इसके बाद वो बिना किसी से कुछ कहे लाइफ बोट की रस्सी को काट देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। ये देखकर कैप्टन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बाकी लोग देखते हैं कि लाइफ बोट पानी में उतरते ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह हो गई है। वो लोग कैप्टन को इस बारे में बताते हैं कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। ये देखकर वो काफी शर्मिंदा होता है। इसके बाद सीवर्ड वहाँ मौजूद हर एक आदमी को अपना साथ देने के लिए कहता है, ताकि वो जहाज को रेत की पटरी तक पहुँचा सके। इस दौरान वो उन सबको उनका काम बताता है। इसके बाद सब के सब अपने काम में लग जाते हैं। इधर बर्नी समुद्र किनारे जब मछुआरों की नाव बंधवाने के लिए पहुंचता है, तो वहां उसे एक कार्ल नाम का आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि मैंने एक शिप का टूटा हुआ आधा हिस्सा देखा है, जिसके हॉर्न की आवाजें किनारे तक आ रही थी। और क्योंकि पहले डूबा हुआ शिप उस जगह से काफी दूर था और हवाएं भी उल्टी चल रही थी, इसीलिए उसका यहाँ तक आने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसीलिए बर्नी काफी हैरान होता है। लेकिन जब वो अपने स्टेशन में पहुंचता है, तो वहाँ पर उसका कमांडर क्लफ उसे बताता है कि हमें एक और जहाज के डूबने की खबर मिली है,
इससे बर्नी को ये कंफर्म हो जाता है कि वो शिप और कोई नहीं बल्कि वही सेम शिप है जिसके बारे में कार्ल ने उसे बताया था। इसीलिए क्लफ बर्नी को अपनी क्रू टीम बनाकर उस शिप को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे मछुआरे और कोस्ट गार्ड बर्नी से कहते हैं कि पिछली बार तुमने ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन तुम समंदर के अंदर भी पहुँच नहीं पाए थे, इसीलिए तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस बार कामयाब हो जाओगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि क्लफ तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है, इसीलिए तुम इस चीज के लिए मना कर दो। लेकिन बर्नी ऐसा करने के लिए मना कर देता है। इस पर वहाँ मौजूद दूसरा आदमी उसे सलाह देता है कि तुम यहाँ से जहाज को ढूंढने के लिए जाओ, लेकिन ऐसा नाटक करो कि तुम खो गए हो और वापस चले आओ। लेकिन बर्नी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं भले ही वहां तक ना पहुंच पाऊं लेकिन मैं वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नी के साथ रिची और गस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बर्नी गस को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो पहले से ही काफी बीमार था। इसीलिए वहाँ मौजूद आखिरी कोस्ट गार्ड फिज बर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी दिन के लिए कोस्ट गार्ड बना था और किसी न किसी को वहाँ जाकर तो उन्हें बचाना ही होगा, तो वो क्यों नहीं बचा सकता। इसके बाद बर्नी, रिची और फिज वहाँ से निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर मैरियम पहुँच जाती है और बर्नी के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि वो रेस्क्यू मिशन के लिए निकल चुका है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन गस उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। तभी स्टेशन के रेडियो पर बर्नी का मैसेज आता है जो कहता है कि वो रेत की पटरी के पार जाएंगे। ये सुनने के बाद मैरियम गस से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि रेत की पटरी कभी भी ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुकती क्योंकि समंदर की लहरें तूफान में उसे बहा ले जाती हैं। ये सुनकर मैरियम और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कहती है कि बर्नी कभी भी भटकने वाला नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही नियमों का पालन करता है। इसके बाद मैरियम कमांडिंग ऑफिसर क्लब के पास पहुंचती है और उससे बर्नी को वापस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। इससे मैरियम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और क्लब उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। फिर जब मैरियम घर जा रही होती है तो ध्यान भटकने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर हम बर्नी को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ हौसला बढ़ाने के लिए गाना गा रहा था। तभी वो लोग रेत की पटरी तक पहुंच जाते हैं जहां पर लहरें बहुत तेज थी। इसकी वजह से उनकी बोट पूरी तरह से पानी में डूबकर वापस बाहर आ जाती है, जिससे उनका कंपास पानी में ही गिर जाता है। ऐसे उनके पास शिप को ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ी लहर आ रही है। इस दौरान उनका इंजन बंद हो जाता है, लेकिन बोट तक लहरें पहुंचने से पहले ही वो लोग उसे स्टार्ट करके लहर को पार कर लेते हैं। इस दौरान बर्नी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जो रेत की पटरी तक पहुंचने वाली होती है। हालांकि इस दौरान वो लहर की वजह से डूबते डूबते बचती है, लेकिन सीवर्ड बाकी लोगों की मदद से शिप को रेत की पटरी तक पहुंचा देता है। फिर वो लोग हॉर्न बजाने लगते हैं जिससे जो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं वो उन्हें आसानी से ढूंढ ले। इधर हम मैरियम को देखते हैं जो अब तक वहीं पर फंसी हुई होती है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिससे वो मदद मांगती है। गाड़ी में मौजूद लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वह मेरा भाई है जो तुम्हारी मदद करके तुम्हारी गाड़ी निकलवा देगा। मैरियम इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इधर बर्नी किसी तरह से अपनी टीम के साथ लहरों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो स्टेशन पर रेडियो से कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज सही से नहीं जा रही थी, जिससे रिची और फिज दोनों ही उसे वापस चलने के लिए कहते हैं। लेकिन बर्नी कहता है कि अब हम काफी दूर आ चुके हैं, इसीलिए हम जहाज को ढूंढे बिना वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद बर्नी फिर से सर्च लाइट बंद करवा देता है, जिससे उसे समंदर में मौजूद शिप की लाइट दिखाई दे और वो उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। इसके पंप में पानी भरने की वजह से उसकी लाइट चली जाती है और पूरे शिप में अंधेरा हो जाता है। इधर हम मैरियम को देखते हैं जो उस लड़की के साथ उसके भाई के पास हेल्प के लिए पहुंचती है, जो कोई और नहीं बल्कि कार्ल होता है, और वो मैरियम की गाड़ी को निकालने में उसकी मदद करता है। इसके बाद हम बर्नी को देखते हैं जो उस शिप तक पहुंच जाता है। हालांकि इस चीज पर उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि बिना कंपास के उसे ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन बर्नी ने ये कर दिखाया था। उन्हें लगता है कि उन्होंने लेट कर दिया, लेकिन तभी उन्हें शिप में मौजूद सारे लोग दिखाई देते हैं जो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो लोग अब उसी शिप में मारे जाएंगे। तभी रिची बर्नी से कहता है कि शिप में काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारी बोट में सिर्फ 12 लोग आ सकते हैं। लेकिन बर्नी कहता है कि अगर हम रूल को फॉलो ना करें तो इस बोट में 20 से 22 लोग आ सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि शिप में मौजूद लोग नीचे आ रहे हैं, इसीलिए एक एक करके बर्नी और उसकी टीम उन्हें बोट में बिठाने लगते हैं।
तभी जब एक आदमी शिप से उतर रहा होता है तो वह बहुत ही बुरी तरह से जहाज से टकराकर मारा जाता है। इससे बाकी लोग बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बोट पूरी तरह से भर चुकी होती है, लेकिन ऊपर फिर भी 7 से 8 लोग बाकी थे। इसीलिए रिची कहता है कि हमें इन लोगों को किनारे पर छोड़कर वापस आना चाहिए, लेकिन बर्नी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर हम इन्हें छोड़कर गए तो ये लोग यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। इसीलिए या तो सभी लोग जिंदा रहेंगे या फिर सबके सब मारे जाएंगे। फिर वो बाकी बचे हुए लोगों को भी उसी बोट में अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जब सब लोग शिप से उतर जाते हैं तो आखिरी में कैप्टन और सीवर्ट बचते हैं। इस दौरान कैप्टन सीवर्ट से कहता है कि तुम एक सच्चे कैप्टन हो, क्योंकि एक कैप्टन ही सबसे आखिर में उतरता है। इसके बाद बर्नी उन सबको लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके देखते ही देखते वो सिर्फ पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। फिर हम स्टेशन का सीन देखते हैं कि कमांडर के पास रेडियो से बर्नी का मैसेज आता है। वो उससे बात करता है, जहाँ पर बर्नी उसे बताता है कि उसके साथ 32 लोग हैं जिन्हें वो बचाकर वापस ला रहा है। तभी वहाँ पर मैरियम भी पहुँच जाती है। इस दौरान वो बर्नी को सही सलामत सुनकर काफी खुश होती है। इधर कमांडर जब सुनता है कि बर्नी का कंपास खो गया है तो उसे बाकी लोगों को पास में ही मौजूद दूसरी शिप तक पहुँचकर छोड़ने के लिए कहता है, इससे बोट का ओवरलोड कम हो सके। लेकिन बर्नी ऐसा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बोट में मौजूद लोगों से कहता है कि मैं अब तुम्हें किसी दूसरी शिप में नहीं भेजने वाला। इसके बाद वो रेडियो को वापस से बंद कर देता है। ये देखकर कमांडर काफी हैरान होता है, क्योंकि बर्नी कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ता था। हालांकि इस दौरान मैरियम काफी दुखी हो जाती है। इस दौरान वो देखती है कि जिस लड़की ने उसे लिफ्ट दी थी वो रो रही है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी इसी तरह के तूफान में मारा जा चुका है। इसे पिछली बार बर्नी बचाने के लिए गया था, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद हम बर्नी को देखते हैं। इससे सीवर्ट पूछता है कि तुमने हमें बिना कंपास के कैसे ढूंढा। इस पर वो बताता है कि हमने तुम्हें नहीं ढूंढा, बल्कि तुम हमें किस्मत से मिल गए। यह सुनकर सीवर्ट काफी हैरान होता है और उसे किनारे की तरफ चलने के लिए कहता है। इस पर बर्नी कहता है कि हम किनारे की रोशनी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसकी मदद से किनारे तक पहुंच जाएंगे। सीवर्ट उससे कहता है कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इस दौरान उन्हें कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो अंदाजे से आगे बढ़ते हैं। इधर हम स्टेशन पर मौजूद सारे लोगों को देखते हैं जो गाड़ी लेकर समंदर किनारे पहुंचते हैं और उसकी लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे बर्नी को सिग्नल मिल सके और वो बिना कंपास के भी किनारे तक पहुंच सके। अगले सीन में हम बर्नी को देखते हैं जिसे ठंड की वजह से चक्कर आ रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे किनारे की रोशनी नजर आती है, जिससे वो और उसके साथ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग अपनी सर्च लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे किनारे पर मौजूद लोग उन्हें देख सकें। उनकी सर्च लाइट देखकर मैरियम और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस दौरान वो लोग बर्नी पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों को सेफली बोट से उतार लिया जाता है। इस दौरान सीवर्ट बर्नी को जाते जाते थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी और उसके लोगों की जान बची थी। फिर हम देखते कि मैरियम बर्नी के पास पहुंचती है और उसे किस करती है। इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो फिर कभी बर्नी से दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसके बाद बर्नी उसे घर चलने के लिए कहता है और अपनी शादी की डेट कंफर्म करता है। मैरियम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे कमांडर से शादी के बारे में बात कर ली है और उनका कहना है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसके बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि 18 फरवरी 1952 में किया गया ये रेस्क्यू छोटी बोट से किया गया अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू है। इसके बाद 15 अप्रैल को ही मैरियम और बर्नी की शादी हुई थी, जो कि पूरे 58 साल तक चली, जब तक 2009 में 81 साल की उम्र में बर्नी मर नहीं गया। फिर हम देखते हैं कि इस रेस्क्यू मिशन के लिए बर्नी और उसकी टीम को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।